हेलो गाइस। हेलो मेरे दोस्तों। हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया हो? सर जी, लाइव आना चाहिए था आपको। मैं तो आना ही लाइव था भाई साहब। भाई साहब, मेरी सुबह क्लास थी, सीए वाले बच्चों की लाइव चल रही थी, और 15 मिनट जब उनकी क्लास खत्म होने वाली थी तो वाईफाई गायब हो गया, मतलब वाईफाई कट गया। तो एक्चुअली यहाँ पे हमारी वो सड़क थोड़ा बाहर, सोसाइटी के बाहर सड़क चौड़ी होनी है। क्रेन वाले आए हुए थे, अब क्रेन वालों ने वो सारी मिट्टी विट्टी उखाड़ दी, सारी तारे वारे उखड़ गई। अब वाईफाई वाले उसको सेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि शाम तक वाईफाई चलेगा। तो मेरे को ये था कि अब क्लास में कल भी नहीं ले पाया था ना मैं। कल आई थिंक मैं क्लास ले नहीं पाया था आपकी, हाँ, क्योंकि कल मेरे को होम टाउन जाना पड़ गया था। तो आज मैं इसलिए आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आईटीसी वाला चैप्टर खत्म करेंगे, और होपफुली कल भी जो क्लास होगी ना, शायद वो आपकी शाम को होगी। ठीक है ना, क्योंकि कल हमारे घर में सत्संग है। जो भी फरीदाबाद में हमने घर बनाया था, तो वहाँ पर अभी सत्संग है। कल गुरुजी हमारे आ रहे हैं। तो कल वहाँ पे सत्संग होगा, हवन होगा। तो इस चक्कर में कल मैं दोपहर को क्लास शायद नहीं ले पाऊंगा। इवनिंग का मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। सारे बच्चे टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहना। ठीक है, बाकी फिर परसों जो क्लास होगी, परसों हमारी 12:30 बजे होगी। ठीक है ना। अगर कोई भी टाइमिंग में चेंज होगा ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे जो हमारा सी विवेक गाबा वाला वीजी स्टडी वाला एक टेलीग्राम चैनल है, जहां पे अप्रोक्सीमेट आई थिंक 59,000 हमारे फैमिली के मेंबर हैं, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी डिटेल होगी मैं उसके अंदर पक्का पक्का डाल दूंगा जी। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे चैप्टर कौन सा कर रहे थे? अब हम यहाँ पे चैप्टर कर रहे थे आईटीसी वाला, हम यहाँ पे चैप्टर कर रहे थे। तो आईटीसी वाले चैप्टर में आई थिंक सेक्शन नंबर 16 हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट रिवाइज कर लिया था। सेक्शन नंबर 17 एक आज हमें रिवाइज करना है, 18 आज हमें रिवाइज करना है, 19 आज हमें रिवाइज करना है। तो आईटीसी वाला पूरा चैप्टर आज इसको हम अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो एक बार आ जाओ फटाफट सारे के सारे बच्चे, अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब अगर मैं सेक्शन नंबर 17 की बात करता हूं, तो सेक्शन नंबर 17 हमारा किस चीज का था, याद करो। सेक्शन नंबर 17 हमारा था अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी और ब्लॉक आईटीसी। अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी और ब्लॉक आईटीसी का मतलब क्या, कि अगर हमारे पास आईटीसी है, उसकी अपोर्शनमेंट कैसे करनी है, और किस किस केस में आपका आईटीसी जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अपोर्शनमेंट कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल, मान लो मैं कोई सामान लेकर आया। अब उस सामान को मैंने टैक्सेबल सप्लाई के अंदर भी यूज किया, एग्जम्प्टेड सप्लाई के अंदर भी यूज किया। जब मैंने उस सामान को टैक्सेबल सप्लाई के अंदर भी यूज किया, एग्जम्प्टेड सप्लाई के अंदर भी यूज किया, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल कर आया कि टैक्सेबल सप्लाई वाले का आईटीसी तो मिलेगा, एग्जम्प्टेड सप्लाई वाले का नहीं मिलेगा। बट अगर मेरा यूज कॉमन यूज है, अगर मेरा यूज कॉमन यूज है, मुझे नहीं पता कि मैंने टैक्सेबल में कितना किया, एग्जम्प्टेड में कितना किया, अगर मेरा यूज कॉमन यूज है, तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि वहां पर अपोर्शनमेंट की बात आएगी। बस ये पर ध्यान दो, वहां पर किसकी बात आएगी? अपोर्शनमेंट। तो ये सारी की सारी बातें आपके सेक्शन नंबर 17 में आती हैं। ब्लॉक का मतलब क्या है भाई? गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर वो सामान तुमने बिजनेस के लिए भी यूज किया होगा ना, अगर तुमने सारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड की होंगी, तो भी हम तुम्हारा आईटीसी जो है वो ब्लॉक कर देंगे। तो ब्लॉकेज वाली सारी बातें जो है वो 17(5) के अंदर आती हैं। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा, आप पोर्शनमेंट के लिए 17(1) है, 17(2) है, 17(3) है, 17(4) है, और ब्लॉकेज के लिए जो है वो 17(5) आपको यहां पे निकल के आता है। ठीक है। हेलो भाई साहब, ओए ओए, हेलो ओए, इधर। रिकॉर्डिंग का मतलब बेटे ये नहीं है कि तुम कुछ भी हरकतें कर सकते हो। ठीक है ना, वो बात एक अलग है कि लाइव नहीं हो रही, बट मैं तुम्हें देख ही अभी भी रहा हूं। ठीक है ना, जो तुम हरकतें कर रही हो, हरकतें तुम्हारी अच्छी नहीं है, ये बात ध्यान देना मेरी बात को। और आपको बार बार कह रहा हूं, ये बैच तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं जी। ठीक है ना। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ। तो एक बार अब यहाँ पे चेक करो, पहला 17(1), ठीक है, फिर यहाँ पे 17(2), फिर यहाँ पे 17(3). अब यहाँ पे अगर मान लो गुड्स और सर्विस है, उसका अगर मैं यूज कर रहा हूँ बिजनेस में और नॉन बिजनेस में, अगर मैंने यूज किया नॉन बिजनेस में, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर मैंने इसका बिजनेस में यूज किया, तो बिजनेस में दो केस होंगे, या तो एग्जम्प्टेड सप्लाई में यूज किया होगा, या मैंने नॉन एग्जम्प्टेड सप्लाई में यूज किया होगा। अगर मैंने नॉन एग्जम्प्टेड सप्लाई में यूज किया होगा, नॉन एग्जम्प्टेड सप्लाई में, तो फिर गवर्नमेंट कहती है आपको आईटीसी मिल जाएगा। नॉन एग्जम्प्टेड का मतलब होता है मे बी वो टैक्सेबल सप्लाई या जीरो रेटेड सप्लाई। उस केस में गवर्नमेंट कहती है आपको आईटीसी मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने एग्जम्प्टेड सप्लाई में यूज किया होगा, तो एग्जम्प्टेड सप्लाई में दो केस होंगे, या तो वो एक्चुअल एग्जम्प्ट होगा, या वो डीम्ड एग्जम्प्ट होगा। अच्छा, एक्चुअल एग्जम्प्ट का मतलब क्या होता है? मे बी नील रेटेड सप्लाई, 100% एग्जम्प्टेड सप्लाई, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई। या तीन केस को एग्जम्प्टेड सप्लाई हम और मानते हैं आईटीसी के पर्पस के लिए। कौन कौन सा? एक तो आरसीएम वाला, एक ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, और एक याद करो सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग। मतलब इन 6 केस में अगर आपने सप्लाई को यूज की है,
तो उसकी इनवर्ड सप्लाई का तुम्हें आईटीसी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि याद करो मैंने कहा था कि अगर खून होगा तो आजादी मिलेगी, अगर आगे खून ही नहीं है तो आजादी भी नहीं मिलेगी। तो इन 6 केस में गवर्नमेंट कह रहे हमें मान के चलेंगे कि खून नहीं है, अगर खून नहीं है उस केस में आपको आजादी भी नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो सारे बच्चे एक बार बोलना एग्जम्प्टेड का मतलब क्या है। तो एग्जम्प्टेड का मतलब नील रेटेड हो गया, 100% एग्जम्प्टेड हो गया, नॉन टैक्सेबल हो गया। और वहां पर क्या मतलब हो गया जी, आरसीएम वाला ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी और सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, इन 6 को एग्जम्प्टेड सप्लाई मानेंगे, मतलब इन केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे अगले पॉइंट पर आओ, देखो यहाँ पे आईटीसी है नहीं। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट ना बीच में 17.5 17.4 और भी है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट रेगुलर बैच के अंदर मैंने आपको लिखवाया था, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे याद करो। 17.4 जो है, 17.4 मैंने कहा था बैंकिंग कंपनी वाले केस में। किस केस में? बैंकिंग कंपनी वाले केस में। अब 17.4 हमारा बैंकिंग कंपनी वाले केस में आता है। याद करो मैंने कहा था बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? या तो वो एक्चुअल बेस यूज कर ले या वो नोशनल बेस यूज कर ले। एक्चुअल बेस का मतलब क्या होता है? वही टैक्सेबल सप्लाई वाले का आईटीसी मिलेगा, एग्जम्प्टेड सप्लाई वाले का आईटीसी नहीं मिलेगा। नोशनल बेस का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा आईटीसी आप लिख लो, उसमें से 50% यहां से हटा दो, बैलेंस आईटीसी जो होगा वो आप क्लेम कर लो। ये नोशनल बेस होता है। तो नोशनल बेस में क्या है? सारा एलिजिबल आईटीसी माइनस में 50%, बैलेंस जो आईटीसी बचेगा उतने का तुम क्लेम कर लो। ये आपका नोशनल बेस ये निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दो। तो एक्चुअल बेस में क्या होगा? टैक्सेबल वाले का मिलेगा, एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा। नोशनल बेस में क्या होगा? टोटल का ले लो, 50% हटा दो, बैलेंस क्लेम कर लो। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाह रहे हो, बट दिस ऑप्शन ओनली फॉर बैंकिंग कंपनी। ये ऑप्शन और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये हमारा 17.4 था। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, एक सेकंड रुको ना, गेट बंद कर दूं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो मेनली क्वेश्चन आप मान के चलो 17.1 का नहीं होगा, वो क्वेश्चन 17.2 का नहीं होगा, वो क्वेश्चन 17.3 का नहीं होगा, वो क्वेश्चन 17.4 का नहीं होगा, वो क्वेश्चन जो होगा वो मोटा मोटी 17.5 का होगा। मतलब एग्जाम के अंदर पूरे पूरे चांस है कि क्वेश्चन जो होगा ना वो 17.5 में से बनेगा, जहां पे आपका आईटीसी ब्लॉक है। यहां पर क्या है? आईटीसी आपका ब्लॉक है, तो जहां पर ब्लॉकेज की बात होगी वहां से क्वेश्चन बनेगा, और वो हमारा 17.5 है। अब यहां पे चेक करो 17.5 क्या है। 17.5 में देखो सबसे पहला 17.5 ए, 17.5 AA, 17.5 AB। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आईटीसी ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, वो ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं कन्वेंस। अब कन्वेंस में गवर्नमेंट के 2 केस होंगे जी, या तो मोटर व्हीकल या वेसल और एयरक्राफ्ट। मोटर व्हीकल वाले केस में गवर्नमेंट करिए आपका आईटीसी ब्लॉक करेंगे, बट हर केस में नहीं। अब मोटर व्हीकल 2 केस के हैं, या तो पर्सन मोटर व्हीकल मतलब पैसेंजर मोटर व्हीकल, या गुड्स मोटर व्हीकल। अब अगर कोई तुम्हारा गुड्स मोटर व्हीकल है, जैसे ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया, ठीक है, अब ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया, या टाटा 407 हो गया, छोटा हाथी हो गया, मतलब जिसमें गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो ऐसे मोटर व्हीकल पे आईटीसी ब्लॉक नहीं है, आईटीसी मिल जाएगा। हेलो भाई साहब, ओए, हेलो, ओए ओ ढोकले, ओए ढोकले इधर सुन। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी मिल जाएगा। अगर पैसेंजर मोटर व्हीकल है, पर्सन मोटर व्हीकल है, 2 केस है, या तो सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है इंक्लूडिंग ड्राइवर, या सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 13 पैसेंजर से ज्यादा की है। अब अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज्यादा की है किसी मोटर व्हीकल की, तो गवर्नमेंट कह रही है आईटीसी अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है, अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो 2 केस होंगे, या तो आप 3 स्पेसिफाइड केस में कवर हो या 3 स्पेसिफाइड केस में कवर नहीं हो। अगर आप 3 स्पेसिफाइड केस में कवर हो जाते हो, सर 3 स्पेसिफाइड केस कौन से हैं? फिट। फिट का मतलब या तुम्हारा काम गाड़ियों की फर्दर सप्लाई करने का है, या तुम्हारा काम इंपार्टिंग और ट्रेनिंग का है, या तुम्हारा काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का है। भाई अगर आप मतलब पैसेंजर और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन से मान लो ओला कैब है, उबर कैब है, ओला हो गया, उबर हो गया, रैपिडो हो गया, और भी जो कंपनी है जो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ियों को यूज करती हैं, तो वो क्लेम आईटीसी कर सकती हैं। आपका काम गाड़ी बेचने का है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
आपका काम गाड़ी सिखाने का है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बाकी और अगर आप 3 केस में कवर नहीं होते तो आईटीसी आपका ब्लॉक है, आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। अब एक बात मेरे को बताना, सारे बच्चे इधर देखो भाई, हेलो भाई साहब, सारे बच्चे इधर देखो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, एक कंपनी ने 20 गाड़ी खरीदी। हेलो भाई साहब, एक कंपनी ने 20 गाड़ी खरीदी अपने एम्प्लॉय की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बताओ क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय की ट्रांसपोर्टेशन डजंट मीन पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन। एम्प्लॉय और पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में फर्क होगा, बस ये बात ध्यान दो। तो एम्प्लॉय की ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा अलग है, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वाला मुद्दा अलग है। एक कंपनी ने 10 गाड़ियां खरीदी अपने डायरेक्टर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिर्फ आईटीसी फिट वाले केस में मिलेगा और कहीं पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, अब यहाँ पे आओ, वेसल वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है, बट वही 4 केस छोड़ के, 4 केस कौन से? 3 केस तो वही फिट वाला केस और एक केस गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन। तो गवर्नमेंट कह रही इन केस में आपको आईटीसी अलाउड कर दिया जाएगा। अच्छा आप सुनो ध्यान से, अब जहां जहां पे आईटीसी अलाउड है, जहां जहां पे गाड़ियों का आईटीसी अलाउड है, वहां वहां पे उनकी सर्विस का भी आईटीसी अलाउड है। जैसे मान लो गाड़ी का आईटीसी अलाउड है, उस गाड़ी की सर्विस ली है, उस सर्विस पे जीएसटी का आईटीसी अलाउड है। तो जहां जहां पे इनका आईटीसी अलाउड है, वहां वहां पे इनकी सर्विस का भी गवर्नमेंट कह रही आईटीसी अलाउड है। और जहां जहां पे इनका आईटीसी ब्लॉक है, वहां वहां पे इनकी सर्विस का भी आईटीसी ब्लॉक है जी। तो देखो यहाँ पे जी, आईटीसी जो है सर्विस का अलाउड है। अब सर्विस मतलब जनरल सर्विस, वो इंश्योरेंस की सर्विस और रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस। और जहां जहां पे आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है, तो वहां वहां पे गवर्नमेंट ने बोला उस केस में उनकी सर्विस का भी आईटीसी ब्लॉक है, सर्विस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। बट 2 लोग ऐसे हैं जिनको अगर गाड़ियों का आईटीसी नहीं मिल रहा तो भी उनको सर्विस का आईटीसी मिल जाएगा। एक तो जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब अगर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला सर्विस लेगा, चाहे गाड़ी का आईटीसी मिले ना मिले, सर्विस का मिल जाएगा। यार वो जनरल इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है, अगर वो सर्विस लेगा तो आईटीसी अलाउड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों केस में अगर गाड़ियों का आईटीसी नहीं भी मिल रहा ना, अगर गाड़ियों का नहीं भी मिल रहा तो भी गवर्नमेंट करी कोई दिक्कत नहीं, उनके सर्विस का आईटीसी आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो डेमो, देखो वही लिखा है, जहां जहां मोटर व्हीकल का आईटीसी मिलेगा वहां वहां सर्विस का भी आईटीसी मिलेगा, जहां जहां मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलेगा वहां वहां सर्विस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद क्लैरिफिकेशन, वही डेमो कार। भाई डेमो कार वाली का आईटीसी मिलने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेमो कार वाली केस में आपको आईटीसी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी नहीं, तो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी, तो जो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियां होती हैं उसके अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो ये पॉइंट हमारा कन्वेंस वाले केस में आ गया कि कहां कहां पे आईटीसी ब्लॉक है और कहां कहां पे आईटीसी मिलेगा। एक बार दोबारा से कंक्लूड करते हैं, एक बार सीधे होके बैठो। हेलो भाई साहब, ओए ओए, सीधो सीधो, बिल्कुल 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 सीधो के, बिल्कुल सीधो, बिल्कुल सीधो के बैठ, बिल्कुल सीधो के बैठना है। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो पहली बात, 17.5 किसका है? आईटीसी ब्लॉक का। ब्लॉक का मतलब क्या है? इन केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। किन केस में आईटीसी नहीं मिलेगा? पहला कन्वेंस, कन्वेंस में 2 केस हो गए, या तो आपका हो गया अपना मोटर व्हीकल, या फिर आपका हो गया अपना वेसल और एयरक्राफ्ट। पहले बात वेसल वाले की कर लेते हैं, वेसल एयरक्राफ्ट आईटीसी ब्लॉक। 4 केस छोड़ के 3 केस फिट वाले और एक केस जो निकल के आ रहा है वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, इन 4 केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला गवर्नमेंट ने केस बोला, यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है आपका मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में 2 केस हैं, या तो गुड्स मोटर व्हीकल या पैसेंजर मोटर व्हीकल। गुड्स मोटर व्हीकल में आईटीसी मिल जाएगा। पैसेंजर मोटर व्हीकल में 2 केस, सीटिंग कैपेसिटी 13 तक या सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा। अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है आईटीसी मिल जाएगा। अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 तक है, 2 केस है, या तो फिट वाले केस में कवर होंगे या फिट वाले केस में कवर नहीं होंगे। अगर फिट वाले केस में कवर होंगे यू कैन क्लेम आईटीसी, अगर फिट वाले केस में कवर नहीं होंगे तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। फिट वाले केस का मतलब क्या है? तुम्हारा काम फर्दर सप्लाई करने का या ट्रेनिंग देने का काम है, या तुम्हारा काम पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन का है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और जहां जहां आईटीसी क्लेम कर सकते हो वहां वहां उनकी सर्विस का भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो, और जहां जहां आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते वहां वहां उनकी सर्विस का भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? चलो, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। चलो जी, अब यहां पे आ जाओ, अगले वाले पॉइंट पे आओ जी। अब और देखो कहाँ है, यहाँ पे देखो जी।
अब गवर्नमेंट कह रही है फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, और कहाँ कहाँ पे आईटीसी ब्लॉक है। देखो पहला फूड एंड बिवरेज, खाने पीने के केस में आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है, फूड एंड बिवरेज में आईटीसी ब्लॉक है। आउटडोर कैटरिंग, जो आउटडोर कैटरिंग की सर्विस होती है, जो बाहर से हम कैटरिंग की सर्विस लेते हैं, उस केस में आपने आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है, चाहे वो आउटडोर कैटरिंग की सर्विस बिजनेस के लिए क्यों ना ली हो। फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट, 7 दिन में रंग गोरा, सजना है मुझे सजनी के लिए, सजनी है सजना के लिए, तो ये जो सजने धजने की सर्विस होती है गवर्नमेंट ने आईटीसी ब्लॉक है। हेल्थ सर्विस जो होती है, हेल्थ सर्विस वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है। प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इन केस में आईटीसी ब्लॉक है। अगर आप मोटर व्हीकल, वो मोटर व्हीकल जो क्लोज ए और डबल ए में, मतलब ऊपर जो जिन पे आईटीसी ब्लॉक है, तो अगर उनकी हायरिंग और लीजिंग होगी तो भी आईटीसी ब्लॉक है। मतलब उनको लीज पे दोगे, उनको किराए पर दोगे तो भी आईटीसी ब्लॉक है, ये बात ध्यान देना। फिर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन केस में गवर्नमेंट ने आईटीसी ब्लॉक कर रखा है, इन केस के अंदर भी आईटीसी नहीं दिया जाएगा। अब आईटीसी अलाउड कहां पे होगा जी, अगर इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब यह कि ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस देने वाला अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट की ही सर्विस ले रहा है तो आईटीसी मिलेगा। वैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी आईटीसी ब्लॉक है। बट अगर जो ऊपर ये सर्विस दी है, अगर यही सर्विस देने वाले पीछे से यही सर्विस ले रहे हैं तो आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगले वाला बंदा आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, ये क्लेम कर सकता है अगर इनका लेन देन जो है वो सेम है। उसके बाद देखो फिर यहां पर, फिर गवर्नमेंट ने बोला अगर ये सर्विस आपने प्रोवाइड की है एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, मतलब एज ए कॉम्बो आपने इसको आगे दी है। अब अगर ऐसा कॉम्बो आपने इसको आगे दी है, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, सॉरी आईटीसी क्लेम कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपने कॉम्बो बना के आके दे दिया फिर आईटीसी ब्लॉक नहीं है, यू कैन क्लेम आईटीसी जी। और कहां पर ब्लॉक है, मेंबरशिप ऑफ क्लब, आप अगर किसी क्लब के मेंबर हैं, चाहे बिजनेस क्लब भी क्यों ना हो, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, जिम, जिम हो गया, आप जिम जाते हो, फिटनेस सेंटर, या आपना फॉर एग्जांपल आज आज जो क्लासेस होती हैं जुम्बा क्लासेस, पता नहीं कौन सी क्लासेस होती हैं, वहां जाते हो फिटनेस के लिए तो आईटीसी ब्लॉकेज। फिर जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को लीव ट्रेवल मतलब एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट दे रहा है, आईटीसी गवर्नमेंट ने का ब्लॉक है। अब प्रोविजो, यहां पे देखो प्रोविजो क्या, पहला पहला यहां पे गवर्नमेंट ने बोला आपको आईटीसी दे दिया जाएगा अगर ये सर्विस एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय को देना जो है वो ऑब्लिगेशन है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी ने कहा है कि ये सर्विस देनी जरूरी है एम्प्लॉय को तो आईटीसी मिलेगा जी। मतलब गवर्नमेंट सिंपल सी बात करे कि अगर ऑब्लिगेटरी नेचर है इनकी तो आईटीसी क्लेम कर लो, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा जी। क्या बात समझ में आ रही है। आगे देखो फिर और कहानी मिलेगा जी, सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन जी, याद करो कॉम्पोजिशन लेवी। अब कॉम्पोजिशन लेवी वाले केस में आईटीसी ब्लॉक कर रखा है जी। उसके बाद नॉन रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट है, गुड्स और सर्विस जो रिसीव कर रहे हैं उनके जीएसटी का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर गुड्स इंपोर्ट की हैं उस केस में आपको आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गुड्स इंपोर्ट वाले केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद एक बारी फिर पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो गुड्स और सर्विस आपने यूज की है आईटीसी मिल जाएगा। फिर आपने अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, राइट ऑफ या थेफ्ट, फ्री सैंपल आपने बांट दिया, अब आगे खून ही नहीं है तो आजादी क्यों मिलेगी, आजादी भी नहीं मिलेगी, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जी। फिर जो चोरी वाला टैक्स है 74, 129, 130, ये चोरी वाला टैक्स है, अगर वो टैक्स है आईटीसी नहीं मिलेगा। सीएसआर एक्टिविटी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग सीएसआर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो सीएसआर मतलब समाज सेवा। अब समाज सेवा अगर कर रहे हो तो जो भी सामान लाओगे उसके जीएसटी का आईटीसी किस बात का मिलेगा। तो सीएसआर एक्टिविटी में जो भी गुड्स और सर्विस आप प्रोवाइड करोगे उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इन सब केस में गवर्नमेंट ने आईटीसी ब्लॉक कर रखा है। मैं दोबारा बोल दूं, ये लिस्ट आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। क्या मेरी बात समझ रहे हो हैं, आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। तो ये लिस्ट आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब और चेक करो और कहां पे आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है जी, और कहां पे आईटीसी ब्लॉक है। अब अगला आ रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट।
अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है लेबर प्लस मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ओनली लेबर, मटेरियल इसमें इंक्लूड नहीं होता जी। ठीक है। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी है, भाई प्लांट मशीनरी को उसमें एडिशन, रिनोवेशन, रिपेयर करना, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला इन सब केस में आपको आईटी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे खर्चा कैपिटलाइज हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब प्लांट मशीनरी वाले केस में आईटीसी अलाउड है, प्लांट मशीनरी वाले केस में कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लांट मशीनरी वाले केस में। बट अगर गवर्नमेंट कह रही है अगर ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस रिलेटेड टू लैंड बिल्डिंग है, अब चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन हो, रिनोवेशन हो, एडिशन हो, रिपेयर हो, दो केस होंगे। अगर खर्चा कैपिटलाइज कर दिया तो आईटीसी ब्लॉक है, अगर कैपिटलाइज नहीं किया पीएनएल में दिखाना है तो आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब लैंड बिल्डिंग वाले केस में गवर्नमेंट को दिक्कत है, लैंड बिल्डिंग वाले केस में अगर कैपिटलाइज है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर कैपिटलाइज नहीं है तो आईटीसी मिल जाएगा जी। अब देखो यहाँ पे लैंड प्लांट मशीनरी में क्या कवर नहीं होता, अब जो प्लांट मशीनरी में कवर नहीं होगा वो लैंड बिल्डिंग में कवर होगा, जैसे सिविल स्ट्रक्चर, ये तो हमें पता ही है जी, ये तो लैंड बिल्डिंग का ही पार्ट है। दूसरा टेलीकॉम टावर्स, अब जो बड़े बड़े टेलीकॉम टावर्स लगे हैं उसकी बात हो रही है। तीसरा जो पाइपलाइन फैक्ट्री की प्रीमाइसेस से बाहर होती हैं तो उनको भी हम प्लांट मशीनरी में कवर नहीं करेंगे, मतलब वो लैंड बिल्डिंग में कवर होंगी। अगर वो लैंड बिल्डिंग में कवर होंगी, खर्चा कैपिटलाइज कर दिया आईटी से नहीं मिलेगा, खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया पीएनएल में डेबिट कर दिया उस केस में आईटी से मिल जाएगा जी। तो ये पॉइंट हमारा सेक्शन नंबर 17 में निकल के आता है जी। डन जी। हेलो भाई साहब, ओए हेलो भाई साहब, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? क्या हम लोग कर सकते हैं? क्या आप हमें इजाजत देंगे? हम्म, बोलो मेरे बच्चों। हेलो। हम्म, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का पक्का जी। आ जाओ फिर सारे बच्चे जी। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा हो सेक्शन नंबर 18 जी। अब ये सेक्शन नंबर 18 जो है ये है अवेलेबिलिटी ऑफ, हाँ जी किसका है जी? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये समझते हैं कि जीएसटी में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी बहुत बार बन चुका है और ये सेक्शन 18 के लिए भी हमारे बहुत काम का है। अच्छा पहले ना थोड़ा सा ना 18 का ना बेस समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ना बेस याद नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर बैच पता नहीं कब पढ़ा था। बच्चा कहता है रेगुलर बैच तो रेगुलर बैच था, याद नहीं आ रहा का बस, आपको एक बार दोबारा से बताना पड़ेगा, हमें तभी तो याद आएगा। अच्छा चलो एक बार दोबारा सुन लो। याद है सेक्शन नंबर 18 के अंदर मैंने कहा था कि आप एक आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, ये जीएसटी पे करेगा, इसका आईटीसी क्लेम नहीं करेगा। बट जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है ये जीएसटी पे करेगा, आईटीसी क्लेम करेगा। क्या इसमें नॉर्मल बात है, स्पेशल है? नॉर्मल बात है। बट क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वाली कैटेगरी में आ रहा है, दोबारा बोलूंगा, अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो अगर अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड से आ रहा है तो जो उसके पास बचा हुआ स्टॉक है उस टाइम का, जब वो अनरजिस्टर्ड था उसने उस टाइम पे जीएसटी पे किया था, आईटीसी क्लेम नहीं किया था क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड था, तो क्या उस बचे हुए स्टॉक का अब आईटीसी क्लेम हो सकता है? सेक्शन 18 उसकी बात करेगा। यह एक आदमी कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ रहा है, अब जब कॉम्पोजिशन में था आईटीसी मिला नहीं था क्योंकि कॉम्पोजिशन वाले को मिलता नहीं है, अब वो नॉर्मल स्कीम में आ रहा है, तो जब कॉम्पोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आ रहा है तो जो स्टॉक उसका बचा होगा क्या उसका आईटीसी क्लेम कर लेगा? यही सारी बातें सेक्शन नंबर 18 के अंदर है जी। अब यहाँ पे देखो जी, पर्सन दो केस हैं, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन या नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब या तो आप लाइबल हो या लाइबल नहीं हो। अगर तुम लाइबल हो तो आपको 30 दिन में करवाना होता है, देखो जी, अप्लाई विद इन 30 डेज, या आपने अप्लाई नहीं किया। अब अगर 30 दिन में आपने अप्लाई कर दिया, इफेक्टिव डेट पता क्या बनेगी? इफेक्टिव डेट बनेगी जब से तुम लाइबल हुए, जब से आरसी मिला तब से नहीं। हेलो भाई साहब, ओए 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 इधर,
जब से आरसी मिला तब से नहीं, जब से इफेक्टिव हुआ, मतलब लाइबल हुए जब से। मतलब अगर मैं 15 को लाइबल था, 25 को मैंने एप्लीकेशन डाली, 28 को एक्सेप्ट हुई, तो लाइबल 15 से माना जाएगा आज। और ये सारे इनवॉइस फिर मुझे रिवाइज करने पड़ेंगे विद इन 1 मंथ के अंदर। ये बात हमने इनवॉइस के चैप्टर में भी डिस्कस की थी। तो अगर लाइबल के 30 दिन में करवा लेते हो, इफेक्टिव बनोगे लाइबल से। अगर लाइबल के 30 दिन में नहीं कराते, फिर जब तुम्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तब से इफेक्टिव माना जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? जब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा जी। क्लियर है? और हाँ, बात रही उसकी, अगर आप लाइबल नहीं हो, अपनी मर्जी से आपने करवा लिया, तो जो तब भी जब तुम्हें आरसी मिलेगी तब से इफेक्टिव माना जाएगा। बस ये बात ध्यान दो। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अगर मैंने 30 दिन में अप्लाई कर दिया, फिर बोलूंगा, अगर मैंने 30 दिन में अप्लाई कर दिया तो इफेक्टिव बनेगा कब से? लाइबल से। अगर मैंने 30 दिन में अप्लाई नहीं किया, इफेक्टिव बनेगा कब से? जब से आरसी मिलेगी तब से। और अगर मैंने खुद ही अप्लाई कर दिया तो भी इफेक्टिव जो बनेगा वो आरसी की डेट से बनेगा। बस ये बात ध्यान दो। डन? लोग करें इसको जी। बोलो 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 भाई। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। यहाँ पे देखो इफेक्टिव कब से बनेगा, एक बार चेक करना। तुम्हें पहले पढ़ रहा है ये वाला? फटाफट से एक बार देख लो यहाँ पे जी। हाँ जी, एक बार चेक करो। लाइबल 2 अगस्त को है, अप्लाई किया 2 अगस्त को, आरसी मिली 14 अगस्त को। तो इफेक्टिव डेट कब से बनेगी? अच्छा, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ना 18 जुलाई आएगा। ये 18 जुलाई को लाइबल हुए, आपने अप्लाई किया 2 अगस्त को, और 14 को मिला सर्टिफिकेट। तो इफेक्टिव जो बनेगी वो 18 जुलाई से बनेगी, जब से आप लाइबल हुए थे जी। और अगर मान लो अप्लाई किया आपने खुद रजिस्ट्रेशन के लिए 20 को, और आरसी मिली 26 को, इफेक्टिव कब से बनेगे? 26 अगस्त से बनोगे। अप्लाई किया 27 जुलाई को आपने जी, और आपने खुद अप्लाई किया और सर्टिफिकेट मिला 8 अगस्त को, तो इफेक्टिव कब से बनोगे? 8 अगस्त से, जब से तुम्हारी इफेक्टिव डेट है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है इस दिन से सप्लाई जीएसटी चार्ज किया जाएगा, और इस दिन में हम परचेज पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो इस दिन से जीएसटी चार्ज होगा, और इस दिन से अब हमें आईटीसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस ये बात ध्यान दो। क्लियर है? पक्का पक्का लो जी। अब यहां पे आ जाओ सारे बच्चे, सेक्शन नंबर 18 के ऊपर आओ जी। हाँ जी, अब यहां पे देखो सेक्शन नंबर 18 का कह रहा है। अब यहां पे एक बार चेक करो सेक्शन नंबर 18 क्या है। देखो, पहला पॉइंट कह रहा है कि एक आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, और वो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो गया। और कैसे हुआ? कैसे हुआ? उसने अप्लाई कर दिया 30 दिन के अंदर। जब अप्लाई करे 30 दिन के अंदर, इफेक्टिव कब से बनेगा? लाइबल से। अब गवर्नमेंट ने बोला जब तुम लाइबल हुए उससे एक दिन पहले का जितना भी स्टॉक तुम्हारा बचा होगा, उसका तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मतलब एक दिन पहले का जो भी स्टॉक तुम्हारा बचा होगा उसका तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपने कोई स्टॉक परचेज किया, कंज्यूम हो गया, स्टॉक परचेज के बाद कंज्यूम नहीं हुआ, तो इस पे जो बचा हुआ स्टॉक होगा उसका तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और कब 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 ये स्टॉक कब चेक करना है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ लाइबल। वही बात लिखी है। सर कैपिटल गुड्स का यहां पर नहीं मिलता? नहीं, कैपिटल गुड्स का अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन वाले केस में नहीं मिलता जी। आगे देखो, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड, यहां पे वही दोबारा केस, वॉलंटरी करवा लिया। अब अगर वॉलंटरी करवा लिया, इफेक्टिव कब से बनेगा? वही इफेक्टिव बनेगा आरसी, जब से मुझे आरसी मिली। अब यहां पर भी सेम बात है, आईटीसी अलाउड उन केस में इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी। तो ग्रांट ऑफ आरसी। उसके बाद देखो यहां पे, अब यहां पे आ जाओ, एक पर्सन ने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है और वो नॉर्मल स्कीम में जा रहा है। भाई साहब, हेलो, ओए ढोकलिए,
हेलो ओए ढोकलिए, सुन मेरी बात। मैं ये कहने लाग रहा हूं कि एक बंदा ने नॉर्मल स्कीम ले रखी है भाई। अब नॉर्मल नहीं, सॉरी, कॉम्पोजिशन ले रखी, और वो कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में जाने की कोशिश कर रहा है। तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट के लिए फायदा है। बट जो पहले जीएसटी पे किया है उसका आईटीसी का क्या करेंगे? अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी, अगर आप कॉम्पोजिशन से नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो तो अगर सामान खरीदा और सप्लाई हो गया, ऑब्वियस सी बात है, यूज हो गया वो तो। अब सामान खरीदा और सप्लाई नहीं हुआ तो जो बचा हुआ स्टॉक है उसका तुम आईटीसी क्लेम कर लेना। कब? जब तुम इसमें लाइबल हुए। यहाँ पे बात हो रही है स्टॉक बचे हुए की। अब यहाँ पे सेम एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल से, मतलब पहले एग्जम्प्टेड थे अब टैक्सेबल हो गए। अब एग्जम्प्टेड वाले केस में आईटीसी मिलता नहीं होगा क्योंकि वो सप्लाई एग्जम्प्टेड थी। अब वो सप्लाई टैक्सेबल होगी, अब मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो, इस वाले केस में तो नहीं मिलेगा, जो गुड्स आपने कंज्यूम कर लिया, इस वाले केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। और कब मिलेगा? वही जब नोटिफिकेशन आई कन्वर्ट होने की, उस दिन से पहले का जो स्टॉक होगा आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पे मुद्दा आ रहा है कैपिटल गुड्स का जी। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान सुनना। कैपिटल गुड्स वाले केस में गवर्नमेंट कहती है कि अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन वाले केस में तो कुछ नहीं होगा। पर अगर तुम्हारी सप्लाई कॉम्पोजिशन से नॉर्मल स्कीम में है, यह एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल सप्लाई है, उस केस में गवर्नमेंट कहती है आप कैपिटल गुड्स का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं, सारे बच्चे बोलना, क्या मैं कैपिटल गुड्स का सारा आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? सोच के बताओ, सोच के बताना जी। क्या मैं कैपिटल गुड्स का सारा आईटीसी क्लेम कर सकता हूं या नहीं क्लेम कर सकता? बस मेरे को ये बता दो जी। जल्दी बोलो, क्या मैं कैपिटल गुड्स का सारा आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा? हाँ जी फटाफट से बोलो। नहीं सर, फिर कितना? जितना मैं यूज करूंगा, कुछ मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब अब मेरे को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा वो सुनो। अब गवर्नमेंट कह रही है टोटल आईटीसी में से 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देर ऑफ हटा दो, इसको हटा दो, और जो इसको हटाने के बाद बचेगा ये, उसका आईटीसी क्लेम कर लो। मैं दोबारा बोलूंगा। मान लो अपने कैपिटल गुड्स लिया 10 लाख का, 18% जीएसटी, 180। आपने 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने का मतलब 2 क्वार्टर। तो 2 क्वार्टर, हर क्वार्टर के 5%, 10% इसके इस आईटीसी में से हटा दो, बाकी क्लेम कर लो। मतलब गवर्नमेंट एक बात कह रही है कि 5% ईच क्वार्टर और पार्ट हम ये मान के बैठ चुके हैं कि तुमने उसमें यूज कर लिया होगा, उसको हटा के बैलेंस जो बचेगा उसका आईटीसी क्लेम करवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अब यहाँ पे एक बार देखना जी, तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा हो तो एक बार चेक करो, क्वेश्चन चेक करो जी। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन देख लो फटाफट से जी। हाँ जी। डन। डन 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 डन। लॉक कर, लॉक करें इसको जी। देखो यहाँ पे वही लिखा है कि अब यहाँ पे तुम्हारा आपका जो स्टॉक बचा है, यहाँ पे आपका स्टॉक जो बचा होगा वो 14 जनवरी, 15 को आपका यहाँ पे रेट हुआ, 14 जनवरी को 15 किलो का स्टॉक बचा है, 1,000 100 रुपये किलो है। 1500 रुपये का इतना जीएसटी, इतने का आईटीसी क्लेम कर लो। कैपिटल गुड्स का आपने लिया था 12 लाख का, 5% 60,000। अब यहाँ पे कितने क्वार्टर निकल के आ रहे हैं जी? अब ये लिया कब था आपने? ये लिया था 1 अप्रैल 24 को लिया था। और यहाँ पे बात हो रही है 25 की, तो 24 25 तो पूरे 4 क्वार्टर हो गए। 25 26 में अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ भी 4 क्वार्टर ही हो गए फिर तो। 4 और 4 8 क्वार्टर हो गए जी। तो 8 क्वार्टर मतलब 40% इसमें से हटा दो, तो 40 हटा देंगे तो यहाँ पे 40%, 20%, 24 25, यहाँ पे जीएसटी पे करेगा 18
अच्छा 18 जनवरी 24 है, सॉरी 24 है। तो फिर तो 4 क्वार्टर ही होंगे भाई। फिर तो 4 क्वार्टर ही होंगे बस, तो 4 क्वार्टर का यहाँ पे हटा दिया जी, ये देखो जी। 4 क्वार्टर जो है वो यहाँ पे हटा दिए हैं, तो यहाँ पे आपको बैलेंस हटा के बैलेंस आपको आंसर दिया होगा जी। डन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना जी। एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। डन। हाँ जी, लॉक करें इसको। चलो जी, अब यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि अब जो ये आईटीसी है, ये आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या है। अच्छा याद है नॉर्मल आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या होती है। नॉर्मल आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट होती है 1 साल। मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस यू कैन क्लेम नॉर्मल आईटीसी। तो 1 साल के अंदर आपको आईटीसी क्लेम करना होता है। अच्छा नॉर्मल 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 की बात होती है अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर अर्ली है, वो होती है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सेक्शन नंबर 16 वाला। अब सेक्शन 18 का जो आईटीसी है, तो गवर्नमेंट के लिए इसको क्लेम करने की टाइम लिमिट जो है वो 1 साल है। भाई जहां से इनवॉइस इशू हुआ वहां से 1 साल के अंदर इसको आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा। 1 साल के बाद इसको आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे क्रक्स मैंने वही लिखा है, नॉर्मल अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल फाइल करने की एक्चुअल डेट विच अर्लियर, और स्पेशल केस में अप टू 1 ईयर आपको आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाओ 18(3). 18(3) बिल्कुल सिंपल है। अमलगामेशन, मर्जर, डी मर्जर, इन केस में, सक्सेशन वाले केस में जो बैलेंस आईटीसी होगा अगले वाली कंपनी क्या करेगी, कैरी फॉरवर्ड कर लेगी। तो पुराना आईटीसी कैन बी कैरी फॉरवर्ड अगले वाली कंपनी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगले वाली कंपनी जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। अब यहाँ पे आ जाओ 18(4). अब 18(4) में आईटीसी लेने की बात नहीं है, आईटीसी रिवर्सल की बात है। 18(4) में आईटीसी लेने की बात नहीं है, आईटीसी रिवर्सल की बात है। सर रिवर्सल क्यों? क्योंकि अगर मैं नॉर्मल स्कीम में हूं और मैं कॉम्पोजिशन में जा रहा हूं, आईटीसी रिवर्स होगा। मेरी सप्लाई अभी टैक्सेबल है, अब वो एग्जम्प्टेड सप्लाई होने वाली है, आईटीसी रिवर्स होगा। अब देखो यहां पे जी, नॉर्मल से कॉम्पोजिशन, तो जो आपका बचा हुआ है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा जी। रिवर्सल ऐसे टैक्सेबल से नॉन नॉन टैक्सेबल में, तो जो तुम्हारा बैलेंस स्टॉक होगा उसको तुम्हें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा स्टॉक होगा, अब वो इनपुट का हो चाहे कैपिटल गुड्स का हो। अब मुद्दा ही निकल के आ रहा है आईटीसी रिवर्स कितना करना है। अब जितना टोटल आईटीसी आपने क्लेम किया था डिवाइड बाय 60 मंथ। कोई बताएगा 60 मंथ यहाँ पे क्यों है जी? कोई बोलेगा 60 मंथ यहाँ पे क्यों है? याद करो मैंने पहले भी कहा था कैपिटल गुड्स की लाइफ जीएसटी में 5 साल मानते हैं। 5 साल मल्टीप्लाई 12, 60 महीने, इसलिए 60 महीने। तो आईटीसी डिवाइड बाय 60 मंथ मल्टीप्लाई रिमेनिंग जितनी यूजफुल लाइफ उसकी बची है। भाई मान लो 60 महीने की लाइफ होती है, 5 साल मल्टीप्लाई 12, 60 महीने, 20 महीने आपने यूज कर लिया, तो 20 महीने बचे हैं, तो उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा। वो ये बात कह रहे हैं 18(4) में। देखो जी, अब 18(1) अवेलमेंट, 18(4) रिवर्सल। अगर लेना है तो कैसे आईटीसी मिलेगा? टोटल में से 5% ईच क्वार्टर माइनस कर दिए, बैलेंस ले लिया। उसमें क्या करना है? टोटल आईटीसी डिवाइड बाय 60 मंथ मल्टीप्लाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, इतना जो आएगा वो रिवर्स करना है। ये पॉइंट हमारा 18(4) में आ रहा है। अब यहाँ पे एक बार देखना, क्वेश्चन तुम्हारे पल्ले पड़ रहा हो तो। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। हाँ जी, जल्दी करो फटाफट से, बैठना नहीं है। हेलो भाई साहब, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है हैं? सुसु? मेरे डाइपर डाल के बैठ जाकर। 35 रुपए का एक डाइपर आता है, नालायक।
जल्दी बैठो फटाफट से और क्वेश्चन करके देखो फटाफट से अभी के अभी। हाँ जी, अब एक बार चेक करना यहाँ पे देखो 1,12,000 डिवाइड बाई 112 मल्टीप्लाई 12, तो ये तो 12,000 रुपये का आईटीसी हो गया। अब कैपिटल गुड्स वाले केस में 72 डिवाइड बाई 60, अब यहाँ पे 49 मंथ मेरे रिमेनिंग बचे हैं, 11 महीने हो चुके हैं, तो 49 मंथ जो बचे हैं इतने का मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, अब यहाँ पे आ रहा हो 18/6 क्या है, 18/6 के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म, बस 19 हमारा बचेगा और देन फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, सेक्शन नंबर 18/6 पे आओ। अच्छा, एक बात मेरे को बताना यार, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, क्या मैं अपने बिजनेस में लगी एसेट को बेच सकता हूँ? सारे बच्चे बोलो, क्या मैं अपने बिजनेस में लगी एसेट को बेच सकता हूँ? बिल्कुल बेच सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने अपने बिजनेस की एसेट को ट्रांसफर कर दिया 5 साल से पहले, क्योंकि अगर 5 साल के बाद के फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 साल से पहले कर दिया तो मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब 18/6 18/4 के रिवर्सल से अलग है, क्योंकि वहां पर 18/4 में आपने बिजनेस ट्रांसफर नहीं की थी, बिजनेस की एसेट आपने कॉम्पोजिशन से नॉर्मल स्कीम में चले गए, नॉर्मल से कॉम्पोजिशन, तो वो था। 18/6 कह रहा है कि अगर तुमने किसी कैपिटल गुड्स की जो बिजनेस का था उसको सेल कर दिया तो क्या होगा? तो रिवर्सल होगा, कितने का रिवर्सल होगा? विच एवर इज हायर, याद है विच एवर इज हायर, किसमें से हायर? पहला, फर्स्ट पॉइंट क्या था? जितना, गवर्नमेंट ये बात कह रही है, फर्स्ट रिवर्सल में था जितना तुम्हारा जीएसटी, मतलब जो तुम्हारा जीएसटी बनता है सेल पर, या तो वो, या जो टोटल आईटीसी है, टोटल आईटीसी डिवाइड बाय नहीं, टोटल आईटीसी में से 5% ईच क्वार्टर और पार्ट माइनस करने के बाद जो आएगा, या तो वो या फिर ये, इनमें से जो हायर वाला होगा वो तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जी, इन केस सप्लाई, यहां पर बात हो रही है सप्लाई ऑफ गुड्स plant machinery on which ITC has been taken, the registered person shall pay an amount equal to ITC taken on said capital goods or plant machinery reduced by 5% each quarter or part thereof, or tax on transaction value of such capital goods or plant machinery whichever is higher। मतलब वही बता गया ना, जितने के आपने कैपिटल गुड्स बेचा उसका जीएसटी, और 5% माइनस करने के बाद जो आया उसका, इनमें से हायर वाला रिवर्स करना है। एक बार चेक करना है वाला क्वेश्चन, थोड़ा ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन करने का। देखो एक बार क्या लिखा है, विजय लिमिटेड परचेज की है एक मशीन 5 जून 2020 को, और पीजी को 12 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी, 18% जीएसटी है, एंड आईटीसी अवेल्ड, एंड मशीन बेची आपने 18 अक्टूबर 22 को, 18 अक्टूबर 22 को आपने मशीन बेची है जी, तो 18 अक्टूबर 22 को आपने मशीन बेची है, और कितने की बेची है? 4 लाख की। कितने की बेची है? 4 लाख की। अब जीएसटी 12% है, तो पहले तो 4 लाख पे 12%, 48,000, या तो ये, या तो ये, या आपने 12 लाख का 18% कितना हो गया मेरे ख्याल से? 12 लाख का 18%, 2,16,000, 2,16,000। अब इसमें से आपने खरीदी 5 जून 20 को, और यहां पर 18 अक्टूबर 22, तो भैया 20-21 पूरा 4 क्वार्टर, 21-22 4 क्वार्टर, और फिर 22-23 में अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला ही पूरा क्वार्टर काउंट करेंगे, 3 क्वार्टर और, तो 4 4 8 और 3 11, 11 हर क्वार्टर का 5%, 55% इसमें से हटा देंगे, तो माइनस माइनस में कर दूंगा 55%, तो 97,200, 97,200 और 48 हायर बनेगा 97,200, ये रिवर्स करना पड़ेगा। 11 क्वार्टर समझ में आया? 11 क्वार्टर कैसे? देखो ना, 2020 है, अब ये 2020, तो 20-21 पूरा साल हो गया ना। बच्चा कह रहा 5 जून है, भाई मेरे अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, तो पूरा क्वार्टर ही काउंट करेंगे ना, तो पूरे 4 क्वार्टर हो गए 20-21 के, फिर 21-22 के 4 क्वार्टर हो गए, फिर 22-23 में टोटल मिला के यहाँ पे 3 क्वार्टर आ रहे हैं, तो टोटल मिला के 8 क्वार्टर हो रहे हैं जी यहाँ पे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आपकी देखो निकल के आ रही है जी। ये हमारा सेक्शन नंबर 18 है। अब यहाँ पे देखो 19 पे आ जाओ जी। 19 है रिवर्सल। अब क्या होता है, कई बार ना हम सामान मंगाते हैं, उस पे पेमेंट भी हम करते हैं,
बट हम डायरेक्टली सामान जो वर्कर को भिजवा देते हैं। अब अगर हमने डायरेक्टली सामान जो वर्कर को भिजवा दिया, अगर हमने डायरेक्टली सामान जो वर्कर को भिजवा दिया, तो मेरे पास नहीं आया, मैंने बिल मेरे नाम पर है, बिल टू शिप टू, एक तरह से मैंने उसको बोला कि ये सामान जो वर्कर को भिजवा दे, तो क्या उसका मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि वो सामान मुझे रिसीव नहीं हुआ। सेक्शन 19 बस एक बात कहता है कि जो वर्कर वाले केस में जो तुम्हारी रिसीव वाली कंडीशन है ना, कि तुमने रिसीव करना था, वो कंडीशन हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं। मतलब अगर डायरेक्टली जो वर्कर के पास चला गया तो भी हम ये मान लेंगे सामान तुमने ही रिसीव किया है, तुम आईटीसी क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत। देखो यहां पे क्या लिखा है, ऑल दो 16 although 16.2 provide that ITC will be allowed only when goods or supply receive, but under job work this condition is exempt. Therefore, ITC can be availed even if input capital goods directly sent to job worker without being first received to the place of principal of business। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये बातें आपकी यहाँ पे निकल के आती हैं। अब जाके आईटीसी वाला पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है जी। ठीक है, अब जाके हमारा आईटीसी वाला पूरा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अच्छा ध्यान रखना, इसके साथ ही मैंने कहा था कि हम एक टॉपिक और भी करेंगे, वो होगा पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला। क्या होगा वो? पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला। ठीक है ना, ये दोनों टॉपिक मैंने कहा था एक साथ करेंगे, आईटीसी और पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला जी। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले की भी बात हमने यहाँ पे की थी जी। ठीक है, आईटीसी वाली सारी बातें हमारी खत्म हो चुकी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, पर फिर बोलूंगा आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप बिना बात के मेरे को भला बुरा बोलेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि पहली बार पढ़ने के लिए जीएसटी के 40 लेक्चर चाहिए कम से कम, और 40 लेक्चर भी ढाई ढाई घंटे के। तो अभी तो हमें सिर्फ 12-15 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, वो भी 1.5-1.5 घंटे के। तो बहुत फर्क होता है रेगुलर बैच के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि इससे हमें सारा कुछ समझ में आ जाए, बट हाँ पूरे एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ कि जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको अच्छे से रिकॉल हो जाए कि हाँ हमने कुछ ऐसा आईटीसी में पढ़ा था जी। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब इसके साथ में एक टॉपिक और था हमारा, पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला जी। ये तो इनवॉइस वाला चैप्टर है। ये लो जी, ये पहला आ गया। ये टॉपिक हमारा है पेमेंट ऑफ जीएसटी का जी। यहाँ पे आ जाओ, पेमेंट ऑफ जीएसटी का जी, पेमेंट ऑफ जीएसटी का। अब इसको भी एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, पेमेंट ऑफ जीएसटी का है क्या टॉपिक। ठीक है ना, और उसके बाद फिर क्या करूंगा, जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूंगा ना, क्योंकि नेट तो भी आ नहीं रहा, अगर आप चेक करोगे ना यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है वैसे, ये देखो वो सर्कल का साइन बन रहा होगा, यहाँ पे नेट नहीं आ रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, फोन पे भी नहीं चल रहा। दिखा आपको? यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, क्या लिखा है, नोट कनेक्टेड। तो जैसे ही नेट आएगा ना मेरा, जैसे ही नेट आएगा तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एक सेकंड रुकना।
चलो जी, हाँ जी, डन। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ जी। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह, अब जैसे ही नेट आएगा ना, जैसे ही नेट आएगा इसको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा आईटीसी और पेमेंट वाला चैप्टर तो आज हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अभी हम रिवाइज कर लेंगे आईटीसी और पेमेंट वाला चैप्टर। उसके बाद फिर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम कर लेंगे आरसीएम वाला। ठीक है। आरसीएम वाला टॉपिक फिर जो होगा हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, होपफुली कल। अगर कल क्लास बाई चांस नहीं हो पाई तो फिर परसों को आई अपना आरसीएम वाला टॉपिक हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जी, ठीक है। और अगर नेट आ जाता है शाम को तो हो सकता है कि मैं शाम को एक और क्लास ले लूँ। मतलब ये तो मैं अपलोड कर ही दूंगा ना, ये तो मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, ये तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर नेट आ जाता है तो हो सकता है अगर मेरे को शाम को टाइम मिला, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा, तो एक और क्लास में और भी ले सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं नेट का क्या सिचुएशन है जी। चलो अब एक बार यहाँ पे आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर थोड़ा सा समझते हैं। वैसे तो पेमेंट ऑफ जीएसटी का चैप्टर हमने पहले कर रखा है आधा चैप्टर। पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला हमने आधा चैप्टर कर रखा है जी। ठीक है ना, याद है आईजीएसटी को यूज कैसे करते हैं, सीजीएसटी को यूज कैसे करते हैं, यूटीजीएसटी को यूज कैसे करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हमने पहले की हुई हैं कि हमने यूज कैसे करना है। ठीक है ना, कि हम यूज कैसे करते हैं। बट मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि जो हमारा पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला पॉइंट है, अब इसमें और एडिशनल बातें कौन सी हैं। भाई आईटीसी को यूज कैसे करते हैं वो तो हमने कर लिया, वो तो हमने स्टार्टिंग में कर लिया था। वो बातें भी पेमेंट ऑफ जीएसटी की थी कि जब हम आउटपुट टैक्स पे करने जाते हैं तो आईटीसी को यूज कैसे करते हैं। यहां पे एडिशनल बातें कौन सी हैं, गवर्नमेंट कहती एक पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसके 3 लेजर होते हैं। कितने लेजर होते हैं, 3 लेजर होते हैं। कौन कौन से लेजर होते हैं, या तो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर होता है, या उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, या उसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है। ये 3 लेजर हर जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने पड़ते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हम इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर को इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के नाम से भी कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी तुम्हारी देनदारी है गवर्नमेंट के प्रति, जो भी तुम्हारी गवर्नमेंट के प्रति देनदारी है, चाहे वो जीएसटी है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, ये सब की सब लाइबिलिटी लेजर में लिखी जाएंगी। जितनी भी तुम्हारी गवर्नमेंट के प्रति देनदारी है वो सब की सब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में लिखी जाएंगी। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मतलब क्या होगा, जितने हमने पैसे लेने हैं, जो हमारा आईटीसी है वो सारा क्रेडिट लेजर के अंदर आएगा। और कैश लेजर का मतलब क्या होता है, जो हमें नेट पेमेंट करनी पड़ेगी लाइबिलिटी में से, क्रेडिट माइनस करने के बाद जो नेट पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो सारी की सारी बातें कैश लेजर के अंदर आएंगी। बात समझ में आ रही है। तो लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर, कैश, पहले बात से समझो 3 लेजर कौन कौन सी होती हैं। लाइबिलिटी लेजर का मतलब जो टोटल देनदारी है, क्रेडिट लेजर का मतलब जो पैसा हमें गवर्नमेंट से लेना है, और कैश लेजर का मतलब होता है जो नेट हमें गवर्नमेंट को देना है लाइबिलिटी में से क्रेडिट माइनस करने के बाद। ये बात क्लियर है। अच्छा एक बात मेरे को बताना, जो आपको मैंने क्लास में भी कहा था, क्रेडिट और कैश ये दोनों हमारी ना एक तरह की एसेट होती हैं। जैसे हमारे पास मैसेज आता है पैसा क्रेडिट होने का, जब पैसा बढ़ता है तो क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जब पैसा निकालते हैं तो मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। ये मैसेज कौन भेज रहा है, ये मैसेज भेज रहे हैं बैंक वाले हमें। तो सेम मैसेज यहाँ पर भी आता है। मतलब मैसेज ऐसे नहीं कि मोबाइल के अंदर मैसेज आएगा, नॉर्मल बात कर रहा हूं कि जैसे ही तुम्हारा क्रेडिट बढ़ा तो डिपार्टमेंट कहता है योर क्रेडिट लेजर हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। अब जैसे ही तुम्हारा क्रेडिट कम हुआ तो फिर गवर्नमेंट कहती है योर क्रेडिट हैज बीन डेबिटेड विद दिस अमाउंट। मतलब अच्छा क्रेडिट कब कम कब होगा, ऑब्वियस बात जब मैं पेमेंट करूंगा। ऐसे ही कैश लेजर के अंदर जब पैसा बढ़ेगा तो गवर्नमेंट मुझे बोलेगी योर कैश लेजर हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, या फिर योर कैश लेजर हैज बीन डेबिटेड विद दिस अमाउंट। तो क्रेडिट और कैश में ये बातें होगी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का उल्टा है। जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो मैसेज रहेगा योर लाइबिलिटीज हैज बीन डेबिटेड, और अगर कम होगी योर लाइबिलिटी हैज बीन क्रेडिटेड।
दिमाग में पहले ये क्लैरिटी लेके चलो कि डेबिट क्रेडिट ये किससे होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। दोबारा बोलूंगा, क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिटेड, कैश बढ़ेगा तो क्रेडिटेड, कम होंगे तो डेबिटेड, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिटेड, लाइबिलिटी कम होगी तो क्रेडिटेड, उसका उल्टा हो जाएगा। अब लाइबिलिटी में बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं, तो गवर्नमेंट कहती है सबसे पहले जितने तेरे पास्ट ड्यूज हैं, पिछले ड्यूज हैं पिछले, वो तुझे पहले भुगतान करने हैं। उसके बाद जो तेरे करंट ड्यूज होंगे वो तुझे भुगतान करने हैं, और फिर जो बच्चे कुछ लाइबिलिटी होगी, जो गवर्नमेंट की देनदारी होगी, वो तुझे देनी है। तो पहली बात प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर देन यहाँ पे करंट टैक्स पीरियड, फिर जो बच्चे कुछ लाइबिलिटी होगी वो तुम्हारी यहाँ पे निकल के आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। इसको लॉक कर सकता हूँ, चलो डन। चलो अब अगले पॉइंट पर आते हैं जी। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आता है लाइबिलिटी लेजर हो गया, क्रेडिट लेजर हो गया, कैश लेजर हो गया। आपको एक बार दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे जी। यहाँ पे पहली बात तो ड्यू डेट दे रखी है रिटर्न की, ये तो रिटर्न के चैप्टर में आ जाएंगी। फिर आप अगली रिटर्न नहीं भर सकते जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, और आप पिछली रिटर्न नहीं भरोगे तो अगली नहीं भर सकते। फिर पेमेंट चलान, जो जीएसटी का पेमेंट चलान है वो किस फॉर्म के अंदर इशू होता है? जीएसटी PMT 06, 15 दिन तक ये वैलिड रहता है, मतलब हमें 15 दिन के अंदर जीएसटी की पेमेंट करनी होती है। फिर वही मोड क्रेडिट और कैश, या तो इससे पेमेंट करेंगे इससे करेंगे। क्रेडिट हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, क्रेडिट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नोट रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी। और अगर कैश लेजर के अंदर पैसे जमा करवाने हैं तो इन तरीकों से जमा करवा सकते हो। अगर बैंक के पास जाकर पेमेंट करनी है ओवर द काउंटर 10,000 तक अलाउड है। 3 लेजर हर एक को मेंटेन करने हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट और कैश, ये 3 लेजर हर एक इंसान को मेंटेन करने जरूरी है जी। अब यहाँ पे देखो जी, वो ये डेबिट क्रेडिट की बात हो रही है कि यहाँ पे अगर क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, कैश बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट, अगर लाइबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट। वही सेम बातें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखो सबसे पहले आपका पुराना टैक्स पे करोगे, फिर करंट वाला, फिर बचे कुछ लाइबिलिटी। यूज कैसे करना है वो सारी बातें हम कर चुके हैं। कैश लेजर के अंदर पैसे जमा कैसे करवाने, इन एनईएफटी आरटीजीएस इन सबसे पैसे जमा करवा सकते हो, और जो तुम्हारा टीडीएस और टीसीएस कटता है जीएसटी में, उसका पैसा भी तुम्हारा कैश लेजर में ही जाता है। ओए सो क्यों रहा है, क्यों सो रहा है? हो माय गॉड सर जी, थक गए सर, बहुत पढ़ते हैं सर। सर कब क्लियर होगा? हैं, एक प्लीज हमारा क्लियर करवा दो काम बस सर। बहुत थक गए हैं, पता नहीं कब क्लियर होगा मेरे नालायक बच्चों। पढ़ोगे तो क्लियर होगा ना, सुस्तियां मचाओगे तो कैसे क्लियर होगा? हमें लाइव क्लास ही चाहिए, रिकॉर्डेड देख नहीं सकते। यही तुम्हारी जो फंसी हुई है ना गरारी, ये दिक्कत दे रही है। पढ़ने वाले को फर्क नहीं पड़ता लाइव रिकॉर्डेड से, ठीक है ना, वो तो उस रिकॉर्डेड को भी स्पीड फास्ट करके सुन लेते हैं, उनको सिलेबस खत्म करने से मतलब है, रिवीजन से मतलब है उनको। कई बच्चों की गरारी अटकी होती है, आज का आबा सर लाइव नहीं आए, रिकॉर्डेड डाल दी, नहीं पढ़ेंगे, साफ साफ कह रहे हैं, हाथ खत्म, नालायक। तो यहाँ पे देखो जी, टीडीएस और टीसीएस जो जीएसटी में करते हैं उसका पैसा भी कैश लेजर के अंदर आता है जी। ठीक है, अब कैश लेजर यूज कहाँ पे करते हैं? वही टैक्स देने के अंदर, और जो अदर ड्यूज होते हैं उनकी पेमेंट के अंदर भी कैश लेजर आप यूज कर सकते हो। अच्छा याद है एक पॉइंट आपको मैंने कहा था, कैश लेजर के अंदर वो मेजर हेड होता है, माइनर हेड भी होता है, मेजर हेड माइनर हेड। तो मेजर हेड और माइनर हेड को क्या आप आपस में इजिली आप यूज कर सकते हो? यस कर सकते हो। मेजर हेड माइनर हेड अब इजिली ट्रांसफरेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको इजी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत यहां पे नहीं आएगी जी। तो आरपी इज अलाउड टू ट्रांसफर डिपॉजिट फ्रॉम एनी मेजर और माइनर हेड टू अनदर मेजर माइनर हेड, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म नंबर रहेगा जीएसटी PMT 09, देखो वही बात यहाँ पे लिखी है, आईटीसी आप पेमेंट में यूज कर सकते हो, ठीक है, और अगर बच गया तो कैश यूज कर लो। बट अगर रिवर्स चार्ज है या अदर ड्यूज है, आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते, ओनली कैश से पेमेंट जाएगी। और क्रॉस यूटिलाइजेशन जो है माइनर मेजर हेड का, अब वो फ्रीली ओपन है, जीएसटी PMT 09 फॉर्म आपको भरना पड़ेगा जी। अब यहाँ पे एक बार फॉर्म नंबर देख लो जी, लाइबिलिटी लेजर PMT 01 में होती है, क्रेडिट लेजर PMT 02 में होती है, कैश लेजर जीएसटी PMT 05 में होती है, चलान जो करता है वो 06 में करता है। क्या सर फॉर्म नंबर जरूरी है? नहीं, मतलब इतने जरूरी नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं जी। अब ये लाइबिलिटी लेजर डेबिट, मतलब डेबिट मतलब बढ़ती किससे है? अब जो टैक्स होगा
चाहे वो रिटर्न वाला हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ने निकाला हो, या मिसमैचिंग की वजह से अगर अराइज हो रहा हो तो लाइबिलिटी लेजर बढ़ेगा। अच्छा, क्रेडिट लेजर जो है वो आपका डेबिट किससे होगा? जब लाइबिलिटी डिस्चार्ज होंगी, मतलब जब पेमेंट करेंगे उसकी, ठीक है। और ऐसे ही कैश लेजर की बात होगी। अब ये क्रेडिट किससे होगा? जब लाइबिलिटी खत्म होगी। और क्रेडिट लेजर जब आईटीसी मिलेगा, कैश लेजर अब इसमें पैसा जमा कराएंगे। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, इसको सही करना है, कोई डिफॉल्ट है, तो फिर जीएसटी PMT 04 फॉर्म नंबर फाइल करके आपको डिस्क्रिपेंसी सही करनी पड़ेगी जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे है एक रूल नंबर 86A। ये है आईटीसी के यूज करने पर हम रोक लगा देंगे जी। ये रूल ना वैसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनना चाहिए। अब ये नहीं पता बनेगा नहीं बनेगा, वो आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन बनना चाहिए आपके एग्जाम के अंदर, बस ये पर ध्यान दो। हाँ जी। अब यहाँ पे एक बार सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। तो अब यहाँ पे 86A है, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ आईटीसी। अब किन किन केस में आईटीसी के यूज करने पर रोक है? अब गवर्नमेंट कह रही है अगर आपके पास रीजन टू बिलीव है कि अगर इनमें से कोई भी काम किया हुआ है तो आप आईटीसी नहीं ले सकते, अगर ले लिया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आपके रोक यूज है, रोक मतलब यूज करने पर रोक है जी। कौन कौन से? पहला, restriction can be imposed in the following circumstances। पहला, ITC has been availed by the registered person on the base of tax invoice, debit note, prescribed document। पहला, issued by non existence registered person, supplier और not conducting any business। मतलब जो इशू कर रहा है वो सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता, या बिना गुड्स और सर्विस की सप्लाई के इनवॉइस इशू कर दिया, फिर आपने वो गुड्स और सर्विस रिसीव ही नहीं किया, बिना रिसीव किया आप आईटीसी क्लेम कर गए, गलत बात हो गई। फिर आपने इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई टैक्स जो है आपने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, तो भी दिक्कत वाली बात है। फिर जिस पर्सन ने आईटीसी लिया वो पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं करता, उसका बिजनेस वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये भी दिक्कत वाली बात है। फिर रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी नॉट इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट। मतलब आप जिस जो आईटीसी यहाँ पे अवेल कर रहा है उसके हाथ में टैक्स इनवॉइस ही नहीं है, डेबिट नोट नहीं है, जिसके बेस पे आईटीसी क्लेम कर रहा है, गलत है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो 1 साल तक इंपोज कर सकते हैं, 1 साल तक अगर गलती पाई गई तो फिर ये ब्लॉक हो जाएगा, नहीं तो 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी जी। अगर इनमें से कोई दिक्कत पाई गई तो हम आपके आईटीसी के यूज करने पर रोक लगा देंगे, आप यूज नहीं कर सकते। ये रूल नंबर 86A है। अच्छा, 86B में भी यूज करने पर रोक है, बट 86B हर केस में नहीं है। तब लगेगा अगर किसी की मंथली सेल 50 लाख से ऊपर है। याद है मैंने कहा था अगर मंथ की सेल 50 लाख से ऊपर है तो 99% मतलब लाइबिलिटी जो आप पेमेंट करनी है, 99% लाइबिलिटी आप पे करोगे क्रेडिट लेजर से, 1% लाइबिलिटी आपको कैश में देनी पड़ेगी। आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, फिर भी गवर्नमेंट कह रही है 1% लाइबिलिटी कैश में जाएगी जी। मतलब 99 क्रेडिट से 1% लाइबिलिटी यू हैव टू पे इन कैश। तो देखो यहां पे जी, अगर मंथली सेल 50 लाख से ऊपर है तो आपको 99% आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का आपको क्रेडिट से पे कर सकते हो, 1% जो है वो कैश से जाएगा जी। ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है? मतलब पूरा का पूरा आईटीसी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मंथली सेल 50 लाख से ऊपर ही क्यों ना हो। पहला, आप अगर इनकम टैक्स पिछले 2 साल में 1 लाख से ऊपर पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं है, सारा आईटीसी यूज कर सकते हो। आप रिफंड क्लेम कर चुके 1 लाख से ऊपर का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अगर रिफंड दिया डिपार्टमेंट ने तो सोच समझ के दिया होगा, इट मीन आप सही काम कर रहे हो। फिर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, आप ऑलरेडी पूरे साल में 1% से ज्यादा कैश लेजर से पे कर चुके हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, पीएसयू, स्टैट्यूटरी बॉडी अगर आप ये हो तो भी आपके ऊपर कोई रोक एप्लीकेबल नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो इन लोगों पे कोई रोक एप्लीकेबल नहीं है। ये लोग अगर मंथली सेल 50 लाख से ऊपर भी कर रहे हैं तो भी गवर्नमेंट कह रही कोई रोक यहाँ पे नहीं है, ये अपना आराम से आईटीसी यूज करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, अगर आप इनमें से कवर हो जाते हो जी। क्लियर है? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो।
अब यहाँ पे आ जाओ इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट जी। अब अगर आपने जीएसटी की पेमेंट में डिले कर, अगर मान लो पेमेंट कर दी विद इन ड्यू डेट, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ड्यू डेट के बाद की, फिर दो केस हैं। पेमेंट आपने की ड्यू डेट के बाद, अब दो केस हैं, या तो प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले की है या प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद। अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले की है तो जो इंटरेस्ट लगेगा लेट पेमेंट का वो लगेगा नेट जीएसटी लाइबिलिटी। नेट कैसे? टोटल लाइबिलिटी में से आईटीसी माइनस करके नेट लाइबिलिटी आएगी। बट अगर आपने रिटर्न भरी है प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद तो इंटरेस्ट लगेगा, बट ग्रोस लाइबिलिटी पर लगेगा जी। देखो यहां पर क्या लिखा है, जितनी ग्रोस मान लो 500 रुपए है, 100 रुपए का एटीसी है, 400 रुपए नेट देने हैं, तो अगर आप प्रोसीडिंग से पहले पे कर दोगे तो इंटरेस्ट 400 पर है, प्रोसीडिंग के बाद पे करोगे तो इंटरेस्ट पूरे 500 पर लगेगा जी। और कब से लगेगा? आपका जो कब से लगेगा, फ्रॉम द सक्सीडिंग, मतलब जब पेमेंट करनी है उसके अगले दिन से लेके जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे तब तक का इंटरेस्ट आपके हाथ में एप्लीकेबल होगा। ड्यू डेट के अगले दिन से लेकर पेमेंट की डेट तक, तो पेमेंट की डेट भी इंटरेस्ट में काउंट होगी, ये बात ध्यान देना जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? डन। लॉक कर दें। और एक अमेंडमेंट आई थी, अब अमेंडमेंट क्या आई थी, जैसे मान लो कैश लेजर में है, अब तुम्हारा कैश लेजर के अंदर ना पैसा पड़ा हुआ था, बट वो डिडक्ट होना रह गया था, और बाद में पता लगा कि पैसा तुम्हारे कैश लेजर में था। अब पेमेंट में डिले हो गया, बट पैसा तुम्हारे कैश लेजर में पड़ा हुआ था। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर पैसा तुम्हारा ऑलरेडी कैश लेजर में था, वो डिडक्ट नहीं हो पाया था किसी वजह से, तो उस पैसे पर हमको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। हम तभी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगर पैसा तुम्हारे कैश लेजर में नहीं था। क्योंकि अगर ऑलरेडी पैसा पड़ा है और वो डिडक्ट नहीं हो पाया तो बातें कर लगे, अगर पैसा नहीं है फिर तुम्हें जमा कराना है और फिर तुम्हें पेमेंट करने में डिले कर दिया, उस केस में इंटरेस्ट है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ई कैश लेजर एज पर प्रोविजन 49(1) ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपने रिटर्न से पहले कैश लेजर के अंदर पैसा जमा करा रखा है, बट डेबिट जो हुआ है वो बाद में हुआ है, तो फिर उसको हम इंटरेस्ट के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब उस अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मान लो मेरे मेरे 500 रुपये की लाइबिलिटी है, 100 रुपये का आईटीसी है, मेरे को 400 रुपये चाहिए। अब ये 400 रुपये मैंने कैश लेजर के अंदर रिटर्न फाइल करने से पहले जमा करवा दिए, बट इसमें से कटे कब? रिटर्न भरने के बाद। मान लो 10 दिन के बाद, 10 दिन का डिले हो गया ना, अब गवर्नमेंट का इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तेरा पैसा कैश लेजर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था। हाँ, जितना पैसा कैश लेजर में नहीं है उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, बट इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आता है। अब ये आपका सेक्शन है, सेक्शन नंबर 51, टीडीएस वाला जी। क्लियर? इसको बस इसको भी हम रिवाइज कर रहे हैं। टीसीएस वाला भी हम कर नहीं पाएंगे, वो आरसीएम के साथ कर पाएंगे टीसीएस वाला। बस एक सेक्शन 51 रिवाइज करवा रहा हूँ जी। ठीक है? और फिर हमारा टीसीएस वाला पॉइंट बचेगा जो हम आरसीएम के चैप्टर के साथ रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे आओ टीडीएस। अब जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस था ना, ऐसे जीएसटी में भी टीडीएस है, बट वहां तो बहुत सारी पेमेंट पड़ता है, यहाँ बहुत सारी पेमेंट पर नहीं है। यहां अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट के साथ और वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख तक है तो कोई टीडीएस नहीं है। मतलब टीडीएस कौन काटेगा? कौन काटता है? पेमेंट करने वाला। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से है कि मैं आपके लिए सड़कें बनाऊंगा, हाईवे बनाऊंगा, ब्रिज बनाऊंगा, मेट्रो बनाऊंगा, रेलवेज बनाऊंगा, पोर्ट बनाऊंगा, तो गवर्नमेंट मुझे पेमेंट करेगी ना, तो गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी। बट अगर ये वैल्यू 2.5 लाख तक है टीडीएस नहीं कटेगा। अगर वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की है तो गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी 1% के रेट से, और फिर काट के जमा करवाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। देखो यहाँ पे जी, अब यहाँ पे क्या लिखा है जी, अगर ये सप्लायर है, ये देखो वही गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कौन कौन आ गया? ये सब लोग आ गए जी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी जैसे एमसीडी, जिला परिषद, पंचायत, डीडीए, जीडीए, एनएचआई, डीएमआरसी, एफसीआई, एआई, ये सब यहाँ पे आ गए। फिर अथॉरिटी और बोर्ड सेटअप बाय अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फिर यहाँ पे आ गया सोसाइटी जी, यहाँ पे क्या आ गया? सोसाइटीज, पीएसयू। तो ये सब यहाँ पे टीडीएस काटने के लिए आ गए। अगर वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, टैक्सेबल वैल्यू, एग्जम्प्टेड नहीं काउंट करेंगे, नील रेटेड नहीं काउंट करेंगे, टैक्सेबल की बात हो रही है। एक सेकेंड।
ठीक है जी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा की है उस केस में यहाँ पे टीडीएस की बात होगी। अगर वैल्यू 2.5 लाख तक की है उस केस में टीडीएस की बात यहाँ पे नहीं होगी। बट टैक्सेबल वैल्यू नील रेटेड एग्जम्प्टेड हमें काउंट नहीं करनी। और कब टीडीएस नहीं कटेगा? अगर सप्लायर की लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये सेम स्टेट में है बट रिसीवर अलग स्टेट में है। सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, रिसीवर अलग स्टेट में, उस केस में टीडीएस के प्रोविजन यहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो जी, टीडीएस 2% से कटेगा। वैसे भी यहाँ पे 1% रेट हो चुका है जी। वैसे यहाँ पे अब 1% रेट हो चुका है, 0.5 ठीक है। और वैल्यू देखो जी, यहाँ पे जीएसटी, ओबियस बात है जीएसटी पे टीडीएस तो कटता नहीं, तो जीएसटी हटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर टीडीएस कटेगा। जमा कब करवाना है? अगले महीने की 10 तारीख को। और रजिस्ट्रेशन जो होता है इनके लिए कंपलसरी होता है। रिटर्न भरनी होती है जीएसटीआर 7, ये हम रिटर्न के चैप्टर में रिवाइज करेंगे। टीडीएस सर्टिफिकेट जीएसटीआर 7A में अगर आप नहीं जमा करवाते 18% का इंटरेस्ट है और 10,000 से लेकर जितना डिफॉल्टेड है उतने की आपको पेनल्टी लगेगी जी। लेट पेमेंट 100 रुपये पर डे और मैक्सिमम 5,000 तक की लेट पेमेंट पे फीस है जी। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे। अरे से मान लो गुड्स की सप्लाई है, सेल प्राइस 3.5 लाख है, जीएसटी 5% 17,500, 3,67,500। अब 2.5 लाख से ज्यादा है, ये नहीं आपको ये देखना है जीएसटी को हटा के, तो 3.5 लाख पे 2% आपका टीडीएस यहाँ पे कट जाएगा जी। ठीक है, तो ये टीडीएस यहाँ पे कटेगा 2%। अब यहाँ पे देखो जी, अब यहाँ पे 3.5 लाख है बट एग्जम्प्ट है। अब जीएसटी एग्जम्प्ट है तो टीडीएस कटेगा ही नहीं, क्योंकि सप्लाई जो है वो एग्जम्प्ट है। जब सप्लाई एग्जम्प्ट है तो टीडीएस का मतलब ही नहीं है। अब यहाँ ये 3 लाख है, 2 लाख है। अब मान लो ये आइटम पे 5% है, इस पे नील रेटेड है, तो ये 2 लाख इसको तो हटा दो। ये 3 लाख है, 2.5 लाख से ऊपर है, तो 3 लाख रुपए का 2% जो है वो टीडीएस यहाँ पे 6,000 रुपये कट जाएगा जी। और अगर सप्लायर एंड प्लेस सप्लाई दिल्ली में है, रिसीवर पंजाब में है, तो टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि टीडीएस नहीं कटता अगर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो, रिसीवर अगर डिफरेंट स्टेट में हो, उस केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आता है। अब यहाँ पे ना मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये एग्जांपल एक बार देख लेना जी। जैसे मान लो क्रेडिट लेजर में एक 90 है, अब जीएसटी एक 80 का, इंटरेस्ट 40 का है, तो आपको ये तो कैश लेजर से ही पेमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ इससे इसको कर सकते हो। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कैश लेजर में 40,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। आप ये नहीं कहोगे सर एक 80 + 40 2 20 और एक 90 तो लेने हैं तो 30,000 रुपये ना। आप क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के लिए कैश लेजर में ही पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो पूरे के पूरे यहाँ पे 40,000 रुपये जमा होंगे जी। अब यहाँ पे वही देखो जी, अब CGST 1 लाख, 10,000 रुपये RCM वाला, 50,000 इसमें, 10,000 RCM वाला, इंटरेस्ट 30,000 रुपये, और IGST 170 है। तो भाई इसमें ये 10 RCM, ये वाला 10 RCM, ये 30 30 10 40 50 50,000 रुपये कैश लेजर में डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। बाकी यूज कर लोगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 30 10 और 10 टोटल 50,000 रुपये कैश लेजर में आपको जमा करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आरसीएम की लाइबिलिटी भी हम कैश से पे, आरसीएम की लाइबिलिटी भी आईटी से पे में नहीं करते, कैश यूज करना पड़ता है। बस ये पर ध्यान दो। ये हमारी बातें आ रही हैं। अब एक बार इसको भी ट्राई कर लेना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई कर लेना। और अब ये टीसीएस वाला पॉइंट जो है फिर हम डिस्कस करेंगे उस पॉइंट के अंदर, टीसीएस वाला पॉइंट। ये हाँ 1% है ना, अब ये 0.5% हो गया, 0.25 0.25। ठीक है ना, ये रेट बदल गया है अमेंडमेंट के बाद। क्लियर है? पक्का पक्का रही। अब जैसे ही नेट आएगा इसको मैं अपलोड कर दूंगा जी, जैसे ही नेट आएगा इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहें, जगमगाते रहें। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगा बहुत जल्दी होपफुली आपसे लाइव, और आपसे लाइव मिलके बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। लाइक करो, शेयर करो, पूरी दोस्तों के साथ में इसको पहुंचा दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू।